ये अकाल में भी फर्टाइल होने वाली एकमात्र घास की स्पीसीज है। ये मेरे पीछे भी आप देखेंगे तो गायों की चराई चल रही है। कल हमारे यहाँ पे अकाल तो पड़ना कोई नई बात थी नहीं, हर 3 साल बाद अकाल पड़ता था। इसी ओरण गोचर में आपको कैर, कुमटिया, सांगरी, जितनी तरह की ग्रास स्पीसीज है, इस ग्रास ने और इन सारी चीज़ों ने हमारे मवेशियों को बचाया। और ये ग्रासलैंड जो भी है, राजस्थान के, थार डेजर्ट के, गुजरात के, इनके लिए गाय एक वरदान है। तो पश्चिमी राजस्थान में आने वाले टाइम में बायोडाइवर्सिटी के लिए और हमारे मवेशियों के लिए बहुत बड़ा और वन्य जीवों के लिए बहुत बड़ा खतरा साबित हो चुका है। जिस थार मरुस्थल की पहचान हरे घास के, हरे मैदान की तरफ होती थी, जिसे सेवन घास कहा जाता, मगर आज वह वजूद है जो अपनी लड़ाई संघर्ष कर रहा है। आप पीछे देख सकते हैं कि पूरे मैदान है जो सेवन घास है पूरी तरह से लबालब भरा हुआ है, हरियाली पूरी तरफ से नजर आ रही है। यह विलुप्त हो रही जो सेवन घास है, इसको लेकर कहीं ना कहीं पर्यावरणविदों ने बड़ा एक मुद्दा उठाया है। उन्होंने पूरे जो रेगिस्तान है, थार मरुस्थल है, वहां पर सेवन घास उगाई है। हालांकि ये विलुप्त हो रही है, मगर आपने उठाया है सर, एक सेवन घास को कहा जाता था कि जो पशुपालक होते थे, जो गोडाउन होते थे, उनके लिए बेहद आवश्यक था। धीरे धीरे लुप्त होता रहा है। क्या वजह है लुप्त होने की और आपने क्यों बीड़ा उठाया? देखिए साहब, हमारे अगर देखा जाए तो पश्चिमी राजस्थान, विशेषकर बीकानेर के आसपास, जो मेन सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट है वो पशुओं के लिए, इंसानों के लिए वो मवेशी और यहाँ की जो स्थानीय प्रजातियों के घास स्पीसीज, जिसमें सेवण है, दामन है, ये दुनिया की मोस्ट न्यूट्रियस घास कैसे कंसीडर की जाती थी। सेवण में 7 से 8% प्रोटीन होता है, ये दुनिया की और किसी घास में नहीं पाया जाता। और यही वजह है कि यहाँ के जो पुरखे थे, उन्होंने नथानिया गोचर के नाम से, देशनोक ओरण के नाम से, रामदेवरा के ओरण के नाम से, अलग अलग देवी देवताओं के नाम से ओरण गोचर नाम और उनके नाम से भूमियाँ छोड़ी हुई थी। और उन भूमियों में ये बहुतायत में पाया जाता था। खेती भी जब परंपरागत तरीके से होती थी तो वहाँ पे भी खेत के आसपास जब 100 बीघा जमीन में से 50 बीघा बीड़े के लिए छोड़ दिया जाता था और 50 बीघे में खेती की जाती। तो उस बीड़े में सेवण, धामण, करड़, गठिया, सारी तरह की घास और पेड़ की, कैर की झाड़ियाँ भी हुआ करती थी और जैव विविधता इधर की उधर शिफ्ट हो जाती थी। कालांतर में जैसे जैसे ट्यूबवेल इरिगेशन बढ़ा, कैनाल इरिगेशन बढ़ा, तो धीरे धीरे अब ये परंपरागत जो खेती के तरीके हैं वो भी बदल गए। हमारे तकनीकी के साथ में हम ट्रैक्टर के साथ आ गए। अब खेतों में जिस तरह से प्लोइंग होती है, सोइंग होती है, निराई गुड़ाई होती है ट्रैक्टरों से, हलों का स्थान खत्म हो गया। पहले गाय बैल के जुताई होती थी, ऊँटों से जुताई होती थी, तो सेवण का जो रूट है वो डैमेज नहीं होता था। आज ट्रैक्टर से 1.5 फीट तक की तवी जब निकाली जाती है तो सेवण का बूटा पूरा का पूरा खत्म हो जाता है। और इससे खाली सेवण नहीं, स्थानीय कई प्रजातियों की घास खत्म हो गई। और ये अपने आप में जैव विविधता के लिए बहुत जरूरी है। गोडाउन भी किसी जमाने में कोडम देसर के आसपास, बीकानेर के नथानिया में, रासला के सैटेलाइट एरिया में आज भी दिखता है, तो वहां पे सेवण प्राथमिकता पे मिल रही है, वहीं गोडाउन मिल रही है। तो सेवण वन्य जीवों के लिए, डोमेस्टिक एनिमल्स के लिए और शेड्यूल 1 की जो जो स्पीसीज है इंक्लूडिंग गोडाउन, ये बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि इसी में पूरी फूड चेन सर्वाइव करती है। कई सारे इंसेक्ट, छोटे मोटे रेप्टाइल्स इसी में सर्वाइव करते हैं, जो कि गोडाउन के लिए न्यूट्रिएंट और फूड का सोर्स है। सर, आप सेवन घास की बात कर रहे हैं, इकोसिस्टम के लिए कितना फायदा है? आजकल देखते हैं कभी बारिश नहीं होती है, गर्मी पड़ती है, इसको लेकर इकोसिस्टम में कितना फायदा मिलता है? ये अकाल में भी फर्टाइल होने वाली एकमात्र घास की स्पीसीज है। डेजर्ट की जो ग्रास है, आज देखिए दूर दूर से गायें कहाँ से अट्रैक्ट होकर आ रही है। आप देख रहे हो आसपास के 20-25 किलोमीटर की गायें इसी ओरण में आके, इसी गोचर भूमि में आके चराई करती है। और यहाँ की लैंड की फर्टिलिटी की हमें 1% भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। आप देखिए, ये जो राठी गाय आई, इसमें ये गायों का जो दल आया है, ये अपने आप में इसी घास की चराई करेगा और यहीं पे अपने गोबर के रूप में इसको मेन्योर और यहाँ के न्यूट्रिएंट बैंक को रिवाइव करके चला जाएगा। आज देश के सामने बहुत बड़ी चुनौती है जमीन की उर्वरकता बचाना। हमने पेस्टिसाइड से इतना लैंड को फर्टाइल कर दिया, अनफर्टाइल कर दिया, कि आज 20 से 25% भूमि एग्रीकल्चर के काबिल नहीं रही है। ICAR, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डाटा है। हमने इतना पेस्टिसाइड पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के केनाल इलाकों में यूज कर लिया। अब इस लैंड को रिवाइव करने के लिए जरूर है कि इसमें सिस्टमेटिक तरीके से पशुओं की चराई, कोई इंजेक्शन तो आता नहीं, रातों रात आप उस भूमि को रिवाइव कर दें और फर्टिलिटी बढ़ा दें। इसके लिए 5-10 साल का समय लगता है, जो वापस लैंड को रिवाइव करना। लेकिन इन परंपरागत ओरण गोचर में जैव विविधता आपको वैसी, आप देखिए पशु, पक्षी, इंसेक्ट, सारे के सारे, ये मेरे पीछे भी आप देखेंगे तो गायों की चराई चल रही है। तो ये लैंड की उर्वरकता को भी मेंटेन करता है और सॉइल का रीजनरेशन उतना ही जरूरी है जितनी हमारी जैव विविधता जरूरी है। सर, एक कहावत थी, पशुपालक कहते थे कि सेवन है तो हमें कोई अकाल की जरूरत भी नहीं है, अगर अकाल हो गया तो भी हमें कोई दिक्कत अकाल नहीं। का सुकाल, हमारे यहाँ पे अकाल तो पड़ना कोई नई बात थी नहीं, हर 3 साल बाद अकाल पड़ता था। और ये अकाल में, और इवन अकाल नहीं भी पड़ता तो भी हमारा जो न्यूट्रिएंट बैंक है, अगर आपने देखा होगा, कोविड आया था, वो आपने और हमने सबने देखा। इस कोविड में हमारी इस पीढ़ी को किसने बचाया?
ये इन्हीं परंपरागत स्रोतों ने बचाया, क्योंकि यहाँ के जो न्यूट्रिएंट बैंक हैं, इसी ओरण गोचर में आपको कैर, कुमटिया, सांगरी, जितनी तरह की ग्रास स्पीसीज है, इस ग्रास ने और इन सारी चीज़ों ने हमारे मवेशियों को बचाया और मवेशियों ने दूध, दही, घी दे के हमारा जीवन बचाया। ये एक फूड चेन डेजर्ट के इकोसिस्टम का है, ये हमें समझना पड़ेगा। और हमारी लाइफ में गाय को माता का दर्जा क्यों दिया गया था? इसको धार्मिक आस्था से जोड़ने, इकोलॉजिकल, गाय जितनी तरह के 80 प्रकार के घास के सीड फैलाती है, दूसरा कोई स्पीसीज फैला ही नहीं सकता। और ये ग्रासलैंड जो भी है, राजस्थान के, थार डेजर्ट के, गुजरात के, इनके लिए गाय एक वरदान है। इसीलिए पुरानी पीढ़ी में आप देखेंगे, आज से 300-400 साल पहले नथुसरबास के जो सेठ थे, उन्होंने इस नथानिया गोचर को राजा दरबार से जमीन परचेज करके चराई के लिए छोड़ दिया। आज इस पे 25 गांवों के मवेशी चराई कर रहे हैं, हजारों की संख्या में भेड़ बकरी आते हैं, ऊंट आते हैं, गाय भैंस आती है और लाखों लोगों के परिवार इस पे पल रहे हैं। सर, जो ये विलुप्त हो रही है, धीरे धीरे सेवण घास विलुप्त हो रही है, इसको लेकर सरकार क्या कदम उठा रही है? सरकार को क्या कदम उठाना चाहिए? मेरे ख्याल से सेवन आज जहाँ कहीं भी, ये भी सामूहिक प्रयासों से लगाया गया है। सेवन को सबसे बड़ी चुनौती आ रही है एग्रीकल्चरल लैंड यूज पैटर्न। सरकार को अपनी सब्सिडियों को सोचना चाहिए कि हम फेंसिंग करके जो सब्सिडी दे रहे हैं, उसमें परंपरागत खेती को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी बढ़ा दी जाए। प्लस जो अंग्रेजी बबूल आ गया है, जो ओरण गोचर, नाडी तालाब या जो कैचमेंट एरिया है, वहाँ पे अंग्रेजी बबूल आ गया, वो हटाना अब समुदाय लोगों के बस की बात नहीं रही, वो इतनी तादाद में फैल गया। उसको सरकार को अपने चरणबद्ध तरीकों में लेके सरकारी योजनाएं, सरकार ने योजनाएं बनाई हुई है। प्रतिवर्ष सरकार अंग्रेजी बबूल उन्मूलन नाम से बजट रखती है करोड़ों रुपए का, लेकिन वो खाली संरक्षित क्षेत्र, जो भी नेशनल पार्क है, सेंचुरीज है, बायोडायवर्सिटी के जो रिजर्वायर हैं, उन्हीं तक रह जाता है। और उनमें भी 2 साल में काम करो, तब तक तीसरे साल में फिर आ जाता है। ये एक सतत प्रक्रिया बन गई। आने वाले सालों में अगर नरेगा जैसी योजनाओं में लेके हर एक गांव से इसका उन्मूलन नहीं किया गया, तो पश्चिमी राजस्थान में आने वाले टाइम में बायोडायवर्सिटी के लिए और हमारे मवेशियों के लिए बहुत बड़ा, और वन्य जीवों के लिए बहुत बड़ा खतरा साबित हो चुका है ये। क्या लगता है सरकार को क्या करना चाहिए? सरकार को चरणबद्ध तरीके में प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा हटाना और नेटिव स्पीसीज की सेवण, धामर और घास की स्पीसीज है वो उस इलाके में लगाने का एक चरणबद्ध काम शुरू करना चाहिए। और ये प्रक्रिया 2, 4, 5, 10 साल तक चलेगी, तब जाके ये लैंड वापस रिवाइव होगा। एक अंतिम सवाल है, सेवण घास आम आदमी के लिए, पशुओं के लिए, वन्य जीवों के लिए कितना फायदेमंद है? मेरे ख्याल से आज देखा जाए तो मोर देन 50% घास जिस इलाके में सेवन होती है, वहाँ का पशु एकदम हष्ट-पुष्ट होता है। ये लंपी वायरस वगैरह, इसकी एंटीबॉडीज इतनी अच्छी डेवलप हो जाती है, उनमें होता ही नहीं। आप देखें, वायरस के दौरान यहाँ इस ओपन सेवण के घास में चरने वाले किसी मवेशी को, किसी वाइल्ड एनिमल को, किसी चिंकारा को, ब्लैक बक को, नीलगाय को लंपी का इफेक्ट नहीं आया। वही घरों में जो स्टॉल फीडिंग करती हुई गाय भैंस थी, उन पे लंपी का प्रभाव आया और लाखों मरे। तो इसका न्यूट्रिएंट वैल्यू है, इसका हर्बल वैल्यू है, और सेवण यहाँ के जीवन का आधार है, थार मरुस्थल का। ये परंपरागत तरीके थे, इनको हमें समझना। भारतीय ज्ञान परंपरा को हम जितना इग्नोर करेंगे, उतना हम आने वाली पीढ़ी के लिए नुकसानदायी माहौल बनाएंगे। ये थे प्राणीविद प्रोफेसर अनिल सिंघानी, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि अगर सेवण घास नहीं बचेगी तो आम जीवन के साथ साथ पशुओं पर भी इसका इफेक्ट पड़ेगा। हालांकि सरकार के साथ साथ आमजन को भी सेवण घास लगानी चाहिए, ताकि आने वाले थार मरुस्थल पर वापस ये हरा सोना उग सके। कैमरा सहयोगी राजेश संघानी के साथ आनंद आचार्य, पॉलिटिकल पंचायत, बीकानेर।